आज की क्लास में हम रिएक्शन टरबाइन के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपसे जो बात की थी वो इम्पल्स टरबाइन के बारे में थी और आज जो आपसे बात करनी है वो रिएक्शन टरबाइन के बारे में बात करनी है। रिएक्शन टरबाइन अगेन दो तरीके की रिएक्शन टरबाइंस को हम कंसीडर करेंगे, फ्रांसिस और कैप्लान। जो इम्पल्स टरबाइन होता है उसके बारे में हमने ये बताया था कि वहाँ पे जेट आता है और बकेट से टकराता है, इम्पैक्शन होता है और मोमेंटम ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से आपको टरबाइन के अंदर में मोशन दिखाई देता है। रिएक्शन टरबाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि रिएक्शन टरबाइन इज वन इन विच सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस इन द रोटर। रिएक्शन टरबाइन के अंदर में जब हम बात करते हैं तो ज्यादा जो प्रेशर का ड्रॉप है वो रोटर के अंदर में ही होता है, और इंपल्स से और इसमें जो फर्क होता है वो ये होता है कि रिएक्शन टरबाइन में रोटर कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर में इमर्ज्ड होता है। पूरे रोटर जो है वो फ्लूइड से भरा हुआ होता है। इंपल्स में इस तरीके का नहीं होता, बल्कि इंपल्स में जेट आता है, बकेट से टकराता है, लेकिन रोटर में पूरा डूबा हुआ होता है। आप ये बात कह सकते हैं कि रिएक्शन टरबाइन में का जो रोटर है वो पूरे तरीके से लिक्विड के अंदर में डूबा हुआ होता है। और खाली डूबा हुआ ही नहीं होता, ये रोटर एक केसिंग के अंदर में भी होता है। ऑल्सो द रोटर इज इनक्लोज्ड सो दैट द प्रेशर ड्रॉप टेक्स प्लेस इन द रनर पैसेजेस। ये पूरा का पूरा रोटर जो है वो एक तरीके से एक इनक्लोजिंग के अंदर में होता है, ताकि जितना भी प्रेशर ड्रॉप है वो रनर पैसेजेस में ही हो, बजाय इसके कि हर डायरेक्शन में प्रेशर ड्रॉप हो रहा हो। The water exiting the turbine has considerable amount of kinetic energy and pressure, hence it is completely enclosed. ठीक है, तो रिएक्शन टरबाइन क्या हुआ? रिएक्शन टरबाइन वो हुआ जिसके अंदर में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप आपका रोटर में हो रहा है, और ये इस तरीके से बने हुए होते हैं कि इनका रोटर कंप्लीटली पानी या के अंदर में, हाइड्रो टरबाइंस की बात कर रहे हैं, डूबा हुआ होता है। और ये रोटर जो है वो इनक्लोज्ड होता है केसिंग के अंदर में। आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये इसलिए किया जाता है कि जितना भी प्रेशर ड्रॉप है वो रनर पैसेज में हो, ना कि और बाकी डायरेक्शंस के अंदर में। और जो वाटर या फ्लूइड रिएक्शन टरबाइन से निकलता है उसके अंदर में खासी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर होता है, इसीलिए इसको कंप्लीटली इनक्लोज करके रखा जाता है। अब रिएक्शन टरबाइन की भी दो हम केसेस कंसीडर करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर जो डायरेक्शन है फ्लो का, जब फ्लो अंदर आ रहा है टरबाइन की तरफ, रोटर की तरफ, अगर वो प्रिडोमिनेंटली रेडियल है तो हम इसको कहेंगे फ्रांसिस टरबाइन, और अगर ज्यादातर फ्लो एक्सियल है तो हम उसको कहेंगे कैप्लान टरबाइन। अब इसके अंदर में भी हम जरा सा फ्रांसिस टरबाइन के बारे में बात करते हैं। फ्रांसिस टरबाइन वो उसका डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है कि उसके अंदर में स्पाइरल केसिंग होती है, रनर होता है, गाइड वेन्स होती हैं, और एक चीज ड्राफ्ट ट्यूब होती है। ठीक है, ये स्पाइरल केसिंग हुई। ठीक है, रनर है जिसके अंदर में ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, गाइड वेन्स हैं, गाइड वेन्स हैं जिनके थ्रू वाटर जाता है ब्लेड्स की तरफ, और ड्राफ्ट ट्यूब है। नाउ द इनलेट ऑफ स्पाइरल केसिंग इज कनेक्टेड टू अ पेनस्टॉक। ये जो इनलेट हुआ, यानी ये जो स्पाइरल केसिंग दिखाई दे रही है आपको, और अगर एक थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये दिखाई देगा कि स्पाइरल केसिंग साइज एक तरफ से दूसरी तरफ में जाते में छोटा होता जाता है। ये ऐसा ही है जिस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल पंप में वॉल्यूट होता है, उसी तरीके का केस है। ठीक है, और इस स्पाइरल केसिंग के अंदर में वाटर जो है वो पेनस्टॉक के थ्रू आ रहा होता है। अब थोड़ा सा इनके डिजाइन को भी अगर देखें, ये राइट हैंड साइड पे जो फिगर बनी हुई है, इसके अंदर में फ्रांसिस के रनर दिखा रखे हैं अलग अलग स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर।
आप देखिए जैसे जैसे स्पेसिफिक स्पीड बढ़ती जा रही है 75 से 150 से 300, शेप में चेंज आता जा रहा है। जब स्पेसिफिक स्पीड कम थी तो डायमीटर 8 इंच बड़ा था और डेप्थ अगर कही जाए या लेंथ कही जाए वो छोटी थी। और जब हम स्पेसिफिक स्पीड 300 के अंदर में आ गए हैं तो आप देखिए डायमीटर भी चेंज हो गया है और लेंथ भी चेंज हो गई है। ये क्यों होता है ये थोड़ा सा और आगे चल के बात करते हैं। Now, in order to uniformly distribute around the circumference, spiral casing is used, which gives maximum area at entrance and zero at tip. Water from casing is guided onto the runner by guide vanes and they are movable. तो ये किया किस लिए जाता है? आपने जो स्पाइरल केसिंग देखी है वो इस वजह से होती है ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके लिक्विड को अराउंड द सर्कमफेरेंस। इसीलिए स्टार्टिंग के अंदर में मैक्सिमम एरिया होगा एंट्रेंस के अंदर में, और ये एरिया कम होता जाएगा जैसे जैसे कि आप टुवर्ड्स द टिप जाते जाएंगे। और ये केसिंग के बाद में गाइड वेन्स लगी हुई होती हैं जिन्हें हम मूव भी कर सकते हैं। जब आप फ्रांसिस का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे, वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि जो गाइड वेन्स हैं उनको अलग अलग हम चेंज कर रहे हैं। एक सेटिंग आपको दिखाई देगी जिसमें हम कहेंगे 100% ओपनिंग, फिर 75%, 25%, 50%, ऐसे ओपनिंग्स पे ये मूवेबल होती हैं फ्रांसिस की गाइड वेन्स। उनको मूव करके दिखाएंगे और उस पर फिर रीडिंग्स भी लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, वाटर देन पासेस थ्रू द रनर एंड डिस्चार्जेस इनटू अ ड्राफ्ट ट्यूब। अब ये जो वाटर है ये रनर से निकला और ये डिस्चार्ज जो बाहर यानी निकलेगा वो ड्राफ्ट ट्यूब के जरिए निकलेगा, ड्राफ्ट ट्यूब। और ये ड्राफ्ट ट्यूब जो है वो पानी के अंदर डूबी हुई होती है। अब ये ड्राफ्ट ट्यूब इस तरीके से क्यों होती है, इसके क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में भी हम जरा सा आगे जब ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बात करेंगे तो जरा और डिटेल में आपको बताएंगे। नाउ, the width of runner depends on specific speed. Higher specific speed means larger flows and for them higher width is needed. जिस तरीके से ये फिगर में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप स्पेसिफिक स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज़्यादा डिस्चार्ज की ज़रूरत है, इसीलिए विड्थ भी बढ़ती चली जा रही है। That's what this means. ज़्यादा विड्थ की आपको ज़रूरत होगी। तो ये तो एक बेसिक आइडिया हुआ फ्रांसिस टरबाइन के बारे में। अब अगर उसके कुछ डिज़ाइन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, डिज़ाइन एस्पेक्ट्स, इसमें कुछ तो हमारे इनपुट वेरिएबल्स होंगे और कुछ आउटपुट वेरिएबल्स होंगे जो कि हमें निकालने हैं, डिटरमिन कर रहे हैं। इनपुट वेरिएबल क्या है हमारे डिज़ाइन में? हेड है जिस पे कि टरबाइन ऑपरेट करेगा, फिर रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द रनर और रिक्वायर्ड पावर आउटपुट। किस पावर आउटपुट के लिए हम ये अपना टरबाइन लगाना चाह रहे हैं, किस स्पीड पे हम इसको रन करेंगे, ठीक है। ये एक कुछ प्रायर आइडिया हमारे पास में होगा और क्या हेड हमें अवेलेबल है। और आउटपुट वेरिएबल्स हमें क्या क्या निकालने होंगे कि गिवन द इनपुट वेरिएबल्स what would be the diameter of the runner, number and angle of wicket gates, यानी कि कितने विकेट गेट्स गाइड वेन्स हमको लगाने होंगे, किस एंगल पे होंगे, नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द रनर, यानी कितने ब्लेड्स होंगे रनर के ऊपर में, और हाइट ऑफ द रनर। ये चीजें वो हैं जो कि हमको निकालने की जरूरत है। सो लेट्स मूव अहेड। नाउ, अगर हमको पावर मालूम है, हेड मालूम है, तो जिस तरह हमने पेल्टन वाले केस में किया था बिल्कुल उसी तरीके से कुछ एफिशिएंसी मानते हुए, और वो एफिशिएंसी हम 88 से लेकर 94% के बीच में मान सकते हैं, डिज़ाइन पॉइंट अपना ये मान सकते हैं, हम फ्लो रेट क्या रिक्वायर्ड होगा वो निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें डेंसिटी मालूम है लिक्विड की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम है, हेड एफिशिएंसी और पावर हमको मालूम है, तो हम Q यानी कि फ्लो रेट निकाल सकते हैं। जब हमें Q पता चल जाएगा उससे हम स्पेसिफिक स्पीड निकाल सकते हैं।
स्पेसिफिक स्पीड पता चल जाएगी तो इससे हमको इस बात का अंदाजा हो सकता है कि रिएक्शन टरबाइन में से या ओवरऑल टरबाइन में से जो हमारे पास ऑप्शन है, इंपल्स है, रिएक्शन के भी 2 केसेस हैं, किस तरीके का टरबाइन हमको चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। लेट्स से हमने फ्रांसिस टरबाइन चूज किया। अब इनलेट वेलोसिटी यानी फ्लूइड की इनलेट वेलोसिटी क्या होगी, v1, ये बराबर होगा c मल्टीप्लाइड बाई √2gh, जिसमें कि h जो है वो हमारा हेड है। यहाँ पे ये जो c है हमारा, ये स्पेसिफिक स्पीड पे डिपेंड करता है। ये स्पेसिफिक स्पीड जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, और किस तरीके से और ये कैसे डिपेंड करता है, और इसके साथ में ही कुछ और पैरामीटर्स किस तरीके से डिपेंड करते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो टेबल यहाँ बना के दिखाई गई है, अगर हम स्पेसिफिक स्पीड की 2 वैल्यूज लेते हैं, अगेन ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की हुई चीजें 0.5 और 2, तो c की वैल्यू 0.8 और 0.6, अल्फा 1 इनलेट एंगल की वैल्यू 15 डिग्री, 35 डिग्री, और फाई अगर आपको याद हो, फाई हमारा था u डिवाइडेड बाई v1 यानी कि ब्लेड वेलोसिटी डिवाइडेड बाई इनलेट वेलोसिटी, ये 0.7 से 0.8। तो ये ns के साथ स्पेसिफिक स्पीड के साथ में चेंज करते हैं। यहां से हम c की वैल्यू ले सकते हैं, और बीच में अगर कोई ns की हमारी डिफरेंट वैल्यू आती है इसके हिसाब से, तो इंटरपोलेट कर सकते हैं और इस तरीके का ग्राफ, इस तरीके की रीडिंग्स अवेलेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर एंड एंगल ऑफ विकेट गेट्स। नाउ द नंबर ऑफ विकेट गेट्स इक्वल्स द नंबर ऑफ स्टे वेन्स, यानी जितनी आपने गाइडिंग वेन्स बनाई है उतने ही आपके विकेट गेट्स होंगे, एंड दे आर सिलेक्टेड आर्बिट्रेरीली, usually in multiples of 4 ranging from 12 to 28 depending on the size of runner. यहाँ पे कोई फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है कि ज्यादातर यूजुअली 4 के यानी मल्टीपल्स ऑफ 4 में लिए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 12 टू 28। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 में क्यों लिए जाते हैं, अगेन एक चीज सिलेक्ट की गई, किसी ने एक बार में सिलेक्ट किया एंड एवरीवन इज गोइंग विद इट, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज द रीजन। लेकिन एक क्राइटेरिया है कि कितना बड़ा रनर का साइज होगा और मैक्सिमम वाटर यूटिलाइजेशन हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से नंबर ऑफ बकेट्स के बारे में बात हो रही थी पेल्टन के केस में, तो उसी तरीके की चीज है यहाँ पे भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लेड वेलोसिटी u1। हमको फाई जो रेशियो था वो पहले से मालूम है ऊपर की टेबल से, और हमको v1 के बारे में मालूम है √2gh के बराबर में है, c टाइम्स √2gh के बराबर में, ये हमको मालूम है। इससे हम u1 ब्लेड वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगेन वेरीफाई डिपेंड्स ऑन ns, और u1 जब हमको मिल जाएगा तो इसको यूज कर सकते हैं हम रनर डायमीटर को निकालने में। अब गेट डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। So next step is in design process is to size the gates and the runner. We need to determine the height of the gates, which can also determine height of the runner. So the height of the gate, let's call it b, it is given by q divided by v1 pi c dash d sin alpha 1, ठीक है, जिसमें के d क्या है, रनर डायमीटर है d, और c डैश इज द कोफिशिएंट दैट अलाउज फॉर थिकनेस ऑफ द गेट्स, और c डैश जो है वो यूजुअली 0.95 के बराबर में लिया जाता है, ये हमको मालूम। ऑल्सो एक और बात जो हमको मालूम है, वो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी w1 के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे पास में आती है u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2u1 v1 cos alpha 1। So the direction of the relative velocity w1 can be calculated from w1 sin beta 1 equal to v1 sin alpha 1। ये फ्रांसिस का वेलोसिटी ट्रायंगल बना के दिखा रखा है, ठीक है। ब्लेड वेलोसिटी u1, इनलेट वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 एट एन एंगल ऑफ अल्फा 1, और relative velocity w1 at an angle of beta 1।
ठीक है, ये वेलोसिटी ट्रायंगल दिखा रहा है। सो W1 sin बीटा 1 वुड बी इक्वल टू V1 sin अल्फा 1। नाउ द ब्लेड एंगल बीटा 1 is typically less than 45 degrees। ये अगेन कई सारे हम एम्पेरिकल रिलेशंस के बारे में बातें कर रहे हैं और यहाँ पे बताना इससे आपका मकसद ये है कि किस तरीके का डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन होता है फ्रांसिस टरबाइन का। इसमें सारी चीज़ें फॉर्मूले से लिंक्ड नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई सारे एस्पेक्ट इस तरीके के हैं कि विद टाइम विद डिफरेंट डिज़ाइंस टेस्ट किए गए और उनसे ये पता चला कि नहीं भाई ये पर्टिकुलर पैरामीटर ज़्यादा अच्छा काम करता है। Now moving ahead, theoretically it is assumed that water leaving the turbine runner is purely axial। ये assume किया जाता है। This results in greatest efficiency since all the inlet momentum would have been converted into torque। However, in practice, the water exiting will have a non-zero but small radial velocity। यानी कि थ्योरेटिकली तो ये माना जा रहा है कि जो पानी लीव कर रहा है आपके रनर से वो प्योरली एक्सियल लीव कर रहा है। इस तरीके से हम ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हमारे पास आती है क्योंकि जितना भी इनलेट में मोमेंटम था वो सारा का सारा टॉर्क में बदल गया। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जो वाटर आपके रनर से लीव कर रहा होता है, निकल रहा होता है, एग्जिट कर रहा होता है, उसकी कुछ नॉन जीरो लेकिन कुछ छोटी सी रेडियल वेलोसिटी होती है। ठीक है, दिस इज इग्नोर्ड एंड इट इज assumed that the exit velocity from the runner is same as the inlet velocity of the draft tube। और इस छोटे से जो रेडियल वेलोसिटी है उसको हम इग्नोर कर देते हैं और ये मानते हैं कि जो एग्जिट वेलोसिटी है रनर की वो इनलेट वेलोसिटी है ड्राफ्ट ट्यूब की। नाउ इन ऑर्डर दैट द वाटर फ्रॉम द रनर enters the draft tube properly, the blades should be nearly tangential to the circle through the exit edges of the bucket। ये किस लिए है कि जो वाटर है जो रनर से निकल रहा है वो प्रॉपरली ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर में आ जाए, प्रॉपरली ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर में आ जाए। ये जो ड्राफ्ट ट्यूब सबमर्ज्ड होती है इसके अंदर में वाटर आ जाए हमारा। इसके लिए जरूरी है कि ब्लेड जो हैं वो नियरली टेंजेंशियल होने चाहिए टू द सर्कल थ्रू द एजेस ऑफ द बकेट। इसकी वजह से टिपिकली बीटा 2 जो है वो 15 से 30 डिग्री के बीच में लिया जाता है और बीटा 1 ऊपर में हम बात कर चुके हैं कि 45 डिग्री टिपिकली लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नंबर एंड शेप ऑफ वेन्स or blades। Now standard practice is to use 15 veins या blades या buckets, but other number of buckets are also used, larger number for low specific speed। The contour of the intermediate portion of bucket is formed so that there is gradual change in the direction of relative velocity and area available for flow। तो अगर हम नंबर और शेप के बारे में बात करते हैं ब्लेड्स के, तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि 15 बकेट्स यूज किए जाएं, 15 ब्लेड्स यूज किए जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा भी यूज होते हैं और ज़्यादा नंबर यूज होते हैं लोअर स्पेसिफिक स्पीड के लिए। जो कॉन्टूर होता है, जो शेप होता है ब्लेड्स का बीच में, वो आपको देखेंगे ग्रेजुअली चेंज हो रहा होता है। अगर रियल पिक्चर आप देखेंगे फ्रांसिस के ब्लेड्स की तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, नेट पे यू कैन सर्च एंड यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट कि डायरेक्शन जो है वो ब्लेड्स का चेंज हो रहा होता है और ये ग्रेजुअल चेंज होता है। ठीक है, और ये इसलिए होता है ताकि आपकी रिलेटिव वेलोसिटी और एरिया जो अवेलेबल है फ्लो का वो भी ग्रेजुअली इसके साथ में चेंज किया जा सके। So that was all about the design of Francis turbine। Now moving on to Kaplan turbine। Kaplan turbine में और propeller turbine में कोई बड़ा फर्क नहीं है, दोनों एक्सियल हैं। सिर्फ इतना फर्क है
कि ब्लेड्स मूवेबल होते हैं कैप्लान टरबाइन में, यानी कि वो प्रोपेलर टरबाइन जिसके ब्लेड्स की पिच आप मूव कर सकें, वो आपके कैप्लान टरबाइन कहलाएगा। यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो प्रोपेलर टरबाइन के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जनरल बात करते हैं कैप्लान टरबाइन के बारे में। इट इज अ रिएक्शन टरबाइन दैट ऑपरेट्स अंडर हेड्स ऑफ 15 to 250 फीट। एक रिएक्शन टरबाइन है ये, और इसकी स्पेसिफिक स्पीड 2 से 5 के बीच में रेंज करती है। अ प्रोपेलर टरबाइन विद एडजस्टेबल ब्लेड इज कॉल्ड ए कैप्लान टरबाइन। ये बात अभी आपसे पहले भी की थी। इसका जो बेसिक एक शेप होता है, एक स्कीमेटिक डायग्राम वो यहां बना के दिखा रखा है, ये राइट साइड में। नाउ वाटर पासेस ओवर स्टे वेन्स, स्टे वेन से वाटर पास होता है थ्रू विकेट गेट्स बिफोर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द ब्लेड्स। स्टे वेन से आया, विकेट गेट से पास हुआ, स्टे वेन से आया, विकेट गेट से पास हुआ और ब्लेड्स के ऊपर। ये क्यों किया जाता है? ताकि एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया जा सके। ये जो पहले भी आपने गाइड वेन्स देखे थे रिएक्शन टरबाइन के केस में, फ्रांसिस टरबाइन के केस में, और यहाँ पे भी स्टे वेन्स और विकेट गेट्स हैं, ये डायरेक्शन देने के लिए और प्रॉपर वेलोसिटी, एंट्री वेलोसिटी देने के लिए, और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। So water passes over stay vanes and passes through wicket gates before coming into contact with the blades. Space between wicket gates and blade is used to turn the direction of flow from radial to nearly axial. ये जो विकेट गेट और ब्लेड्स के बीच की जगह है, ये इसलिए इस्तेमाल की जा रही है कि रेडियल से एक्सियल की तरफ में आपका डायरेक्शन चेंज किया जा सके। यहाँ पे रेडियल था और यहाँ आते आते एक्सियल हो गया। ग्रेजुअली ये डायरेक्शन चेंज किया जा सके, इसलिए ये विकेट गेट से ब्लेड के बीच का जो रास्ता है वो इसलिए है। नाउ आफ्टर ब्लेड्स वाटर पासेस थ्रू ड्राफ्ट ट्यूब। यहाँ पे भी एक ड्राफ्ट ट्यूब यूज की जाती है जो जनरली स्पीकिंग एक डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी एक ड्राफ्ट ट्यूब यूज की जाती है। टिपिकल एफिशिएंसी ऑफ कैप्लान टरबाइन इज 90 to 93% एट डिजाइन पॉइंट। यानी डिजाइन ऑपरेटिंग कंडीशंस पे अगर वर्क कर रहा है तो कैप्लान की एफिशिएंसी आपकी 90 से लेके 93% के बीच में होती है। इट्स हाईली एफिशिएंट। अब इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं। डिजाइन ऑफ कैप्लान टरबाइन्स, डिजाइन, डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट्स। सबसे पहले जो वेलोसिटी रेशियो होता है, ब्लेड वेलोसिटी वर्सेस एब्सोल्यूट वेलोसिटी, 5। नाउ 5 फॉर कैप्लान टरबाइन इज हायर देन फ्रांसिस टरबाइन। 5 यहाँ पे 1.4 से 2 के रेंज में चलता है। नाउ द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू VAX टाइम्स एरिया। यहाँ पे कैपिटल D जो है वो ब्लेड डायमीटर है और स्मॉल d आपका हब डायमीटर है। So this VAX, axial velocity multiplied by pi d square minus small d square by 4, this is equal to zeta times root 2gh। ये जो axial velocity है ये अपने अंदर में बराबर है zeta times root 2gh, और ये h जो है यहाँ पे हमारा जो हेड अवेलेबल है उसके बराबर है, और जीटा एक वो कोफिशिएंट है जो विकेट गेट और स्टे वेन्स और उसके बाद में रेडियल से जो एक्सियल में चेंज किया गया, इसमें जो लॉसेस हुए ये उनको बताता है। और जीटा की वैल्यू एनीवेयर फ्रॉम 0.35 to 0.75 यूज की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। दिस इज समथिंग विच वुड बी प्रोवाइडेड और विच नीड्स टू बी डिटरमाइंड। नाउ इन एक्सियल फ्लो टरबाइन्स द ब्लेड स्पीड वेरीज अलोंग द ब्लेड। ठीक है, ब्लेड स्पीड जो है वो अलोंग द ब्लेड वेरी करेगी। सो बीटा वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। नाउ द ब्लेड स्पीड U at inlet and outlet are equal. If diameter at tip and hub are known, then U can be determined. ब्लेड स्पीड जो है आपकी वो इनलेट और आउटलेट के ऊपर में बराबर होगी। क्यों? क्योंकि सेम रेडियस पे है। अगर हम सेम रेडियस पे बात कर रहे हैं,
अलोंग द ब्लेड तो वेरी करेगी, लेकिन एक सेम रेडियस पे हम अगर बात करें तो इनलेट और आउटलेट क्योंकि रेडियस बराबर है, ये क्यों है, हब है उससे ब्लेड लगा हुआ है, तो अगर मैं आर इस डायरेक्शन में, तो जैसे जैसे आर बदलेगा ओमेगा आर बदलेगा। लेकिन अगर किसी एक फिक्स्ड आर की मैं बात करता हूं, एक फिक्स्ड आर की बात करता हूं R1, इस पे इनलेट और आउटलेट दोनों जगह सेम होगी, ठीक है। यही बात यहां कही है कि ब्लेड वेलोसिटी u at inlet and outlet are equal if diameter at tip and hub are known, u can be determined. Now assuming vx यानी axial velocity to be constant, inlet and outlet velocity triangles can be drawn at hub and tip. ये भी किए जा सकते हैं कि इनलेट एंड आउटलेट ट्राइंगल, वेलोसिटी ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं हब और टिप पे, और इनसे हमको बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू मिल सकती है। नाउ टिपिकल नंबर ऑफ Kaplan ब्लेड्स इज 5 to 8. दिस इज समथिंग टिपिकल. So that is pretty much about reaction turbines. Reaction turbine में यहाँ पे हमने अगर ओवरऑल बात करें इस लेक्चर के अंदर में, हमने फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में बात की है और कैप्लान टर्बाइन के बारे में बात की है, उनके बेसिक्स, उनके स्कीमेटिक डायग्राम और उनके अंदर में कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स किस तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है उनके बारे में हमने बात की है. So that pretty much finishes reaction turbine, and in the next lecture we will talk about draft tubes.